हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो यूनिट 1 है उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में ऑलरेडी बना चुका हूं, आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं और आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो भी आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। अब हमारा पहला टॉपिक है स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, यानी जो औद्योगिक संबंध है इसके क्या क्या दायरे हैं। तो देखिए, पहला स्कोप ये है कि हम क्या कर सकते हैं, एक हेल्दी लेबर मैनेजमेंट रिलेशन बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं? बाय सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स, यानी जो वर्कर्स है ना उनके हितों की रक्षा कर कर, अगर उनका जो भी हित है यानी जो भी इंटरेस्ट है या बेनिफिट्स, अगर उनको हम सेफ गार्ड करते हैं तो जो वर्कर है ना वो अपनी पूरी मन लगाकर काम करेंगे और अच्छे से अपना जो प्रोडक्टिविटी है वो दिखा पाएंगे। अगला है बाय फिक्सिंग रीजनेबल वेजेस, अगर जो भी काम है ना उनका, उनके काम की एक फिक्स वैल्यू तय कर दी जाए, मतलब आपको इस काम के इतने रुपए मिलेंगे, तो ऐसा हम फिक्स कर सकते हैं। इससे क्या रिलेशन में सुधार होगा और हम एक गुड वर्किंग कंडीशन दे सकते हैं और एक सोशल सिक्योरिटी भी दे सकते हैं और हम एक हेल्दी ट्रेड यूनियन बना सकते हैं जिससे कि क्या है, वो बार्गेनिंग कर सकता है कलेक्टिवली। अगला स्कोप है कि हम इंडस्ट्रियल पीस, यानी जो इंडस्ट्रियल शांति है उसको कैसे अटेन कर सकते हैं। तो देखिए, जितने भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं ना, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में क्या क्या आ जाएंगे, ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट्स आ जाएंगे, वर्कर डिस्प्यूट्स, मैनेजर वगैरह, उनके बीच में जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, अगर ये सब सेटल हो जाए और इनके बीच में क्या एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाए और एग्रीमेंट हो जाए, तो इससे क्या एक इंडस्ट्रियल पीस बना रहेगा। तो देखिए, पीस बनाने के लिए अगर हम ऐसे रूल और रेगुलेशन बना दे और एक लीगल ऐसे मेजर्स बना दे जो सबको फॉलो करने पड़े, इससे भी हम पीस अटेंड कर सकते हैं। और देखिए, जितनी भी इंडस्ट्रियल मशीनरीज होती है ना, इंडस्ट्रियल मशीनरीज में आ जाती है वर्क्स कमिटीज, बोर्ड ऑफ काउंसलिंग, लेबर कोड एक्सेट्रा। तो ये जितनी भी इंडस्ट्रियल मशीनरीज होती है, अगर इनको अच्छे से सेटिंग कर दी जाए और इनके लिए एक बार लीगल मेजर्स बना दिए जाए तो इससे भी क्या इंडस्ट्रियल पीस बना रहेगा। हमारा अगला टॉपिक है एसेंशियल फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। अब हम इंडस्ट्रियल रिलेशन के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, इसका पहला फीचर है कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन होता है ना, ये एम्प्लॉयमेंट से जनरेट होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था ना, ये इसका ओरिजिन कहाँ होता है, एम्प्लॉयमेंट से। क्योंकि जो भी व्यक्ति कहीं पे काम करने जाता है ना, तो सबसे पहले जो उसका जो इंटरेक्शन होगा, बातचीत होगी, तो एम्प्लॉयमेंट से ही तो होगी। सबसे पहले जो रिलेशन बनेगा वो एम्प्लॉयमेंट से ही बनेगा। और देखिए, इसका अगला फीचर ये है कि ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो सिस्टम है ना पूरा, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स रूल और रेगुलेशन से मिलकर बना हुआ है। तो इसके लिए देखिए, जो एम्प्लॉयर है और जो वर्कर है उनको कई सारे रूल और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, जब जाके कहीं इंडस्ट्रियल रिलेशन इन दोनों के बीच में बन पाएगा। अगला फीचर है कि ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशन होता है, ये जितने भी पार्टनर्स होते हैं ना, पार्टनर्स का मतलब है यहाँ पे जितने भी वर्कर्स है या फिर मैनेजमेंट है, वो क्या है, उनके बीच में एक ऐसी स्पिरिट बनती है, कॉर्पोरेटिव की स्पिरिट बनती है, यानी सब अपनी हिस्सेदारी दें इस ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने में या इनको डेवलप करने में। सब अपनी उनके बीच में क्या है, अपने अंदर इस रिलेशन की वजह से एक स्पिरिट डेवलप होती है अपना अपना सहयोग देने के लिए। और देखिए, इसका अगला फीचर है कि जितने भी इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको कम किया जा सकता है, उनको कंट्रोल किया जा सकता है इस रिलेशन की मदद से। और देखिए, हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कई सारे रूल और रेगुलेशंस बना सकते हैं और लेबर्स के लिए हम ऐसे कानून बना सकते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं जो इनकी जितनी भी समस्या है उनको सॉल्व कर सके और जिससे जो लेबर्स है ना उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनका शोषण ना हो। तो ऐसे कई सारे लॉज बना सकते हैं। तो देखिए, अगला फीचर है कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप होता है, ये जो रिलेशनशिप होता है किन किन के बीच में होता है, एम्प्लॉयज के बीच में, एम्प्लॉयर के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन और गवर्नमेंट के बीच में। तो ये सब चीजें जो मिलकर आपस में जो रिलेशन बनाती है उसी को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन। अगला हमारा टॉपिक है कॉज ऑफ पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो ऐसे क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से जो हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो खराब हो जाता है। तो देखिए, एक कारण ये हो सकता है कि जो भी मैनेजमेंट का जो भी पार्ट है ना, मतलब मैनेजमेंट में जो भी मैनेजर हो गया, वो अपने वर्कर से सही बिहेव नहीं कर रहा, उसके प्रति उसका अच्छा रवैया नहीं है ना, मतलब तू तड़ा करके बात करता है और ज्यादा इज्जत नहीं देता, तो इसकी वजह से भी रिलेशन पे असर पड़ सकता है। अगला कारण हो सकता है कि उसका जो वेगेज है, मतलब जो उसको वेतन मिल रहा है वो फिक्स ना हो, मतलब उसको जो काम तो वो ज्यादा कर रहा है लेकिन उसको सैलरी क्या कम मिल रही है या फिर लेट मिल रही है, उसकी वजह से भी रिलेशन पे असर पड़ सकता है। और अगला क्या है, अनहेल्दी वर्किंग कंडीशन, मतलब जो वो काम कर रहा है उसकी जो आसपास की कंडीशन है वो हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है, तो इससे भी रिलेशन पे असर पड़ सकता है। अगला है इनडिसिप्लिन, मतलब किसी में भी डिसिप्लिन ना हो ना, अगर कोई भी वर्कर, मतलब मैनेजर ने कोई काम दिया और उस वर्कर ने उस टाइम पर वो काम नहीं करा, मतलब लेट कर रहा है, तो मतलब उसमें डिसिप्लिन की कमी है, तो इसकी वजह से भी रिलेशन पे असर पड़ सकता है। अगला कारण है कि हमने एक ऐसे वर्कर को चूज कर लिया है काम करने के लिए जो जिसमें स्किल ही नहीं है काम करने की, तो वो मतलब सारा काम बिगाड़ देगा, कर भी नहीं पाएगा, तो ऐसे क्या होगा कि रिलेशन पे भी असर पड़ सकता है। और अगला है इंटर यूनियन राइवलरीज। अब देखिए, कई सारे ऐसे वर्कर्स होते हैं जिनके बीच में क्या है, प्रतिस्पर्धा चलती रहती है ना, राइवलरीज होती है कि मैं ज्यादा अच्छा काम करूंगा, ये करूंगा, मतलब दोनों के बीच में क्या झगड़ा चलता रहता है, तो इसकी वजह से भी रिलेशन पे काफी असर पड़ता है। अगला कारण हो सकता है इनएप्रोप्रिएट इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेशन विदाउट प्रोवाइडिंग द राइट क्लाइमेट।
तो देखिए क्लाइमेट का मतलब यहाँ पे वेदर से नहीं है, क्लाइमेट का मतलब है यहाँ पे माहौल से, मतलब जो भी इंडस्ट्री है उसका माहौल कैसा है। अगर वहाँ का माहौल क्या राइट नहीं है, मतलब सही माहौल नहीं है, तो ऐसे में जो भी वर्कर काम करेगा तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। अगला है अनड्यूली हैवी वर्कलोड। अगर हम वर्कर्स को इतना ज्यादा वर्कलोड दे देंगे तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, उल्टा टेंशन में और आ जाएंगे और काम भी नहीं कर पाएंगे, तो इससे प्रोडक्टिविटी पे भी असर पड़ेगा और रिलेशन पे भी पड़ेगा। अगला कारण है इनएडुक्वेट वेलफेयर फैसिलिटीज, मतलब जो वर्कर्स हैं उनको ऐसी फैसिलिटीज नहीं दी जा रही है जो उनका वेलफेयर कर सके, तो ऐसे में भी रिलेशन पे असर पड़ सकता है। अगला कारण हो सकता है कि जो भी प्रोडक्टिविटी है ना, मतलब उसमें जो भी कमाई हुई है इंडस्ट्री की, अगर वो उसको इक्वली शेयर ना करे, है ना, उस पर डिस्प्यूट्स हो कि तू ज्यादा लेगा मैं कम लूंगा, या मैं ज्यादा लूंगा तू कम लेगा, उस पर डिस्प्यूट चल रहा है कि किसको कितना मिलना चाहिए, तो ऐसे में भी रिलेशन पे असर पड़ सकता है। और अगला कारण है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस लाइक विक्टिमाइजेशन एंड अनड्यू डिसमिसल, मतलब वो जो वर्कर्स होते हैं उनके साथ अच्छे से व्यवहार ना करना, उनके साथ गलत व्यवहार करना और उनको विक्टिमाइजेशन करना, यानी वो पीड़न करना, उनको परेशान करना, टेंशन देना, है ना, उनका शोषण करना, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और डिसमिसल का मतलब है उनको मतलब बिना बताए ऐसी मतलब नौकरी से नहीं निकाल सकते, या फिर बेवजह रीजन पे उनको नौकरी से नहीं निकाल सकते, अगर निकालते हैं तो इस पे रिलेशन पे असर पड़ सकता है। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिलेशन पे असर पड़ सकता है। अब हमारा अगला टॉपिक है अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो पहला है साइकोलॉजिकल अप्रोच। तो देखिए साइकोलॉजिस्ट का मानना ये है कि जितनी भी इंडस्ट्रियल रिलेशन में जितनी भी समस्याएं होती है, प्रॉब्लम्स होती है, वो मैनेजमेंट, यूनियन, रैंक या फिर जो वर्कर्स होते हैं उनके परसेप्शन में होती है। परसेप्शन मतलब होता है धारणा, कि जो मैनेजमेंट है, यूनियन है और जितनी भी वर्कर है उनकी क्या क्या धारणा है, तो उनकी जो धारणा है ना, उन्हीं की वजह से जो भी इंडस्ट्रियल रिलेशन है उनमें प्रॉब्लम जनरेट होती है। इन परसेप्शन की वजह से ही सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। तो देखिए जो मैनेजमेंट है और जो यूनियन है उनका जो परसेप्शन है ना वो सेम भी हो सकते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट होते हैं तो इनके दोनों के बीच में, इन दोनों पार्टीज के बीच में क्लैश हो सकता है, यानी भिड़ंत हो सकती है, टकराव हो सकता है। तो देखिए कॉन्फ्लिक्ट्स को कम किया जाए और ये टकराव को रोक दिया जाए, तो इसलिए हमें जो ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है ना, इसके जो भी बिहेवियर है, मैनेजमेंट और वर्कर का जो भी बिहेवियर है उस पर ध्यान देना चाहिए और उसको अच्छे से सेफ देना चाहिए इंडस्ट्रियल रिलेशन को। अगर हम इंडस्ट्रियल रिलेशन को ऐसा सेफ दे दें, एक ऐसा पैटर्न बना दें जिसकी वजह से क्या कभी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। अगला है सोशियोलॉजिकल अप्रोच, यानी सामाजिक दृष्टिकोण। अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री क्या है, अपने आप में एक सोशल वर्ल्ड है ना, अगर आप उसको देखेंगे तो वहाँ पे क्या वर्कर्स काम करते हैं ना, बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, यूनियंस होते हैं, है ना, मैनेजमेंट होता है, इतना सारे लोग मिलकर क्या एक एक छोटा सा एक अपने आप में एक सोशल वर्ल्ड क्रिएट कर देते हैं इंडस्ट्री के अंदर। अब देखिए सोशल वर्ल्ड में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जितने भी मैनेजमेंट गोल्स हो गए, वर्कर्स एटीट्यूड हो गए और परसेप्शंस हो गए इंडस्ट्री में, और भी कई सारी चीजें जैसे कि कल्चर हो गया, कस्टम्स हो गए, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गए, स्टैचू, सिंबल्स, रैशनैलिटी, एक्सेप्टेंस एंड रेजिस्टेंस टू चेंज एंड टॉलरेंस। तो ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, सोशल वर्ल्ड में आ जाती हैं। अब देखिए जो इंडस्ट्री है उसका जो मेन फंक्शन है वो होता है इकोनॉमिक, यानी आर्थिक रूप से उसका जो मेन फंक्शन होता है, लेकिन साथ में इंडस्ट्री के कई सारे सोशल कंसिक्वेंसेस भी होते हैं, यानी सामाजिक परिणाम भी होते हैं, जैसे कि अर्बनाइजेशन, सोशल मोबिलिटी, हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम इन इंडस्ट्रियल एरिया। तो ऐसे कई सारे जो सोशल कंसिक्वेंसेस है ना, इस पे क्या इंडस्ट्री का भी असर होता है। देखिए जैसे जैसे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है वैसे इंडस्ट्रियल कम सोशल पैटर्न इमर्ज होता है, यानी वो भी बन जाता है, मतलब जो इंडस्ट्रियल का जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे सोशल डेवलपमेंट भी होगा। अगला है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। अब देखिए जितना भी ह्यूमन रिसोर्स है वो किससे बना हुआ है, ह्यूमन बींग से बना हुआ है। जितने भी लिविंग ह्यूमन बींग्स हैं, यानी जो हम है, आप है, जितने भी लोग हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, जितने भी जो लोग हैं ना ह्यूमन, ये सब क्या है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स है। देखिए जो ह्यूमन होता है उनको क्या चाहिए होता है, उनको फ्रीडम चाहिए होती है, आजादी चाहिए होती है, आजादी चाहिए होती है किसी भी चीज को बोलने की, है ना, एक्सप्रेशन की, मूवमेंट की, कहीं भी इधर उधर घूमने की, उनको फ्रीडम चाहिए होती है। ऐसी जो सेम क्या होता है एम्प्लॉयज होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको भी तो फ्रीडम चाहिए होती है ना, वर्क करने की फ्रीडम चाहिए होती है। उनको ऐसा नहीं चाहिए होता कि जो भी उनका जो मैनेजर है उनके ऊपर जबरदस्ती काम थोपे, उनको जानबूझकर उनको नीचा दिखाया ना, ऐसा नहीं चाहते, उनको भी फ्रीडम चाहिए। तो लेकिन जब देखिए जो एम्प्लॉयर होता है वो अपने एम्प्लॉयज को ऐसे ट्रीट करे लाइक अ ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट को हम ट्रीट करते हैं ना, उनको बिल्कुल भाव नहीं देना, मतलब उनको काम करवाए जाना, उनकी सैलरी भी कम देना, उनको मतलब उनकी आवाज को दबाना, है ना, वो कुछ बोल रहे हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको ना सुनना। अगर कोई भी एम्प्लॉयर ऐसे ट्रीट करता है अपने एम्प्लॉयज को, तो इससे क्या होता है, टेंशन बढ़ती है ना, जो आसपास का माहौल है वो उसमें टेंशन बढ़ जाती है, और इससे क्या रिलेशन पे भी काफी ज्यादा असर पड़ता है। और देखिए कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं, डिस्प्यूट्स भी हो जाते हैं, है ना। कई कई तो आपने सुना होगा कि ऐसे जो मैनेजर्स होते हैं वो ऐसे मतलब गंदी तरह बात करते हैं, बिहेव करते हैं, तो इससे क्या होता है जो जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो काम छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसा ना हो तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए हम एक स्पेशलिस्ट को हायर कर सकते हैं। जितनी भी इंडस्ट्रीज है ना उसमें ऐसे स्पेशलिस्ट होने चाहिए, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट हो गए, इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स हो गए,
ह्यूमन रिलेशन एक्सपर्ट्स हो गए, पर्सनल मैनेजर्स हो गए। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनको पता होता है कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है, कैसे लोग बात करते हैं, उनके बीच में कैसे हमें रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, तो अगर हम ऐसे लोगों को रखते हैं ना, तो ये कभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा नहीं होने देंगे, है ना। जो जितनी भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको कम करेंगे, और जो भी मैनेजर्स है, एम्प्लॉय, उनके बीच में रिलेशन को बनाए रखेंगे। तो अब बस हमारा ये चैप्टर फिनिश होने वाला है। इससे पहले आप क्या है, टेलीग्राम पे मेरे को ज्वाइन कर लीजिए। ये पीडीएफ आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मिल जाएगी टेलीग्राम पर, ठीक है। अभी जाइए और टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर लीजिए। आपको बस सर्च करना है बी यूनिक विथ मेहुल 10 करके, आपको मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसकी लिंक दे रखी है टेलीग्राम की, तो वहां से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है मॉडल्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो पहला मॉडल है यूनिटरी मॉडल। इसका मतलब होता है एकात्मक मॉडल। तो देखिए, यूनिटरी का मतलब होता है एकात्मक, यानी एक। तो यानी एक से यहाँ पे इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो भी मैनेजमेंट है ना, सारी पावर किसके पास होती है, मैनेजमेंट के पास। तो इसमें ऐसा मॉडल है कि जिसमें सारी पावर किसके पास होगी, मैनेजमेंट के पास। इसमें कोई भी ट्रेड यूनियन नहीं होती है। मतलब जो भी जितने भी एम्प्लॉइज है ना, जितने भी वर्कर्स है, वो किसकी बात मानेंगे, मैनेजमेंट की बात मानेंगे। मैनेजमेंट जो भी डिसीजन लेगा, तो सारे एम्प्लॉइज उस डिसीजन को फॉलो करेंगे। मतलब मैनेजमेंट सबके, मतलब पूरे इंडस्ट्री के लिए और जितने भी वर्कर्स है, उन सबके हित के लिए क्या फैसले लेता है। तो यहाँ पे सारी पावर किसके पास होती है, मैनेजमेंट के पास। तो सारी पावर किसी एक जने के पास होती है, तो उसी को हम बोलते हैं यूनिटरी मॉडल। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो यूनियन ट्रेड होती है, यहाँ पे कोई भी जगह, मतलब यूनियन ट्रेड की जगह नहीं होती, ट्रेड यूनियन की। कोई भी अपनी थर्ड पार्टी नहीं बना सकता, है ना। कोई भी इसमें क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो सकते हैं, कोई भी डिस्प्यूट्स नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पे सारे डिसीजन कौन, मैनेजमेंट ले रहा है, एक जना ले रहा है। तो यहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट्स नहीं हो सकते हैं। और यहाँ की जो भी, मतलब ये जो वर्क करेंगे ना, इनकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो भी काफी ज्यादा बढ़िया होगी। और देखिए, यहाँ पे कोई भी वो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। तो सबका जो फोकस होगा, मेन जो ऑब्जेक्टिव है उनका, सबका फोकस किसमें होगा, एफिशिएंसी बढ़ाने में, है ना। अपनी जो कंपनी है उसकी एफिशिएंसी, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में उसका ध्यान होगा। इससे क्या होगा, जो कंपनी है ना, उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो यूनिटरी मॉडल का मतलब है सारी पावर किसी एक जने के हाथ में होना। अगला है प्लूरलिस्ट मॉडल। अब देखिए, जैसे कि यूनिटरी में क्या था, सारी पावर एक जने के हाथ में थी, लेकिन वहीं पर प्लूरलिस्टिक में क्या होता है, सारी पावर एक जने के हाथ में नहीं होती है। आधी पावर मैनेजमेंट के हाथ में होती है, आधी पावर ट्रेड यूनियन के हाथ में होती है। तो इन दोनों के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स बने रहते हैं, डिस्प्यूट्स बने रहते हैं, है ना। मान लीजिए उनको मतलब अच्छा बैगेज नहीं मिल रहा, तो ऐसे में जो ट्रेड यूनियन है वो आंदोलन कर सकती है ना, उनके खिलाफ क्या बार्गेनिंग कर सकती है, कलेक्टिव बार्गेनिंग करेगी। तो इसमें क्या होता है, पावर क्या बटी हुई होती है। और अगर देखिए पावर बटी हुई होती है, तो ऐसे क्या है, जो कंपनी की वैल्यू पर, उसकी एफिशिएंसी पर, उसकी प्रोडक्टिविटी पर भी असर पड़ सकता है। और देखिए, इनके बीच में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट्स ना हो, तो दोनों को बैठकर आपस में क्या है, बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। मान लीजिए मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन लिया, अब ट्रेड यूनियन को वो पसंद नहीं आया, तो फिर क्या है, दोनों के बीच में वो भी अपने कुछ सलाह देंगे, डिसीजन देंगे। फिर मैनेजमेंट कोई डिसीजन देगा, फिर दोनों के क्या है, सुलह की जाएगी, और जो बीच का रास्ता है वो अपनाया जाएगा। देखिए, जो भी इंडस्ट्री है उसकी प्रोडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन दोनों पर करती है ना। अगर वो दोनों साथ में अगर अपना सहयोग देंगे ना, साथ में मिलकर काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन बिठाएंगे आपस में, तो ऐसे क्या होगा कि जो कंपनी की प्रोडक्टिविटी वो इंक्रीज हो जाएगी। अगला है डनलॉप मॉडल। तो देखिए, इनका पूरा नाम था जॉन डैनलॉप। इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी इंडस्ट्रियल रिलेशन पर 1950 में। तो देखिए, डैनलॉप मॉडल को डैनलॉप सिस्टम मॉडल भी कहा जाता है। तो देखिए, सिस्टम मॉडल में 3 एजेंट काम करते हैं, एक तो मैनेजमेंट, दूसरा वर्कर और तीसरा है गवर्नमेंट। जब ये तीनों एजेंट मिलकर काम करते हैं ना आपस में, तो ये आपस में मिलकर क्या इंडस्ट्रियल रिलेशन बनाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे बोला है कि जो एक्टर है और इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए एक्टर का मतलब यहाँ पे वो नहीं है जो फिल्म में काम करते हैं, यहाँ पे एक्टर का मतलब है मैनेजमेंट, वर्कर और गवर्नमेंट। तो ये जो एक्टर है ना, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जिस एनवायरनमेंट में आपस में काम करते हैं, उसी को क्या बोलती है, इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो देखिए, जो डॉनलॉप है वो अपने सिस्टम मॉडल में बताते हैं कि ये जो एक्टर है और इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जिस भी एनवायरनमेंट में एक साथ लोकेटेड होते हैं ना, सारे मिलकर, ये जो तीनों एजेंट है, ये आपस में जिस एनवायरनमेंट में एक साथ मिलते हैं, तो उनकी टेक्नोलॉजी कैसी है, उनकी लेबर कैसी है, उनका प्रोडक्ट मार्केट कैसा है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैसा है, कि मतलब किसके पास कितनी पावर है। तो ये कैसे इंडिविजुअल पे इम्पैक्ट डालते हैं, वर्क प्लेस पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये सब हम जब ये स्टडी करते हैं, तो ये सब क्या बताता है, हमें इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में बताता है। तो देखिए, डॉनलॉप ने हमें 3 पार्टीज के बारे में बताया। एक तो एम्प्लॉयर यानी मैनेजमेंट, यानी लेबर यूनियन, लेबर यूनियन मतलब जो वर्कर्स की यूनियन होती है, और गवर्नमेंट। जो ये 3 पार्टीज होती है ना, ये की एक्टर्स होते हैं मॉडर्न इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम के। यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन तभी अच्छा होगा जब इन तीनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन होगा। अब देखिए, जो डॉनलॉप है वो अपने मॉडल में 3 ऐसे फैक्टर्स बताते हैं जिसपे अगर हम एनालिसिस करें, तो इससे हम मैनेजमेंट और लेबर के बीच की जो रिलेशनशिप है उसको सुधार सकते हैं। तो देखिए, पहला फैक्टर क्या है, एनवायरमेंटल, एक्सटर्नल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल एंड सोशल फोर्सेज। जो ये ऐसी फोर्सेज होती है ना, एम्प्लॉयमेंट के जो रिलेशनशिप है ना, उसको डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। तो देखिए, अगला फैक्टर क्या है कि जो भी उन्होंने बताए, जो 3 की एक्टर्स बताए ना, जो कौन थे, लेबर, मैनेजमेंट और गवर्नमेंट, अगर इन तीनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम अगर सुधार लें, तो इससे हम इंडस्ट्रियल रिलेशन को सुधार सकते हैं।
देखिए गवर्नमेंट ने ऐसे कई रूल और रेगुलेशन बनाए हैं, अगर हम ऐसे रूल और रेगुलेशन को डिराइव करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो इससे हम एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप को और मजबूत कर सकते हैं। और ये आप डायग्राम देख सकते हैं डैनलॉप मॉडल का, इसमें देखिए क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्या आते हैं, इसमें 3 एक्टर्स आते हैं, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय और स्टेट। एम्प्लॉयर का मतलब होता है मैनेजमेंट, एम्प्लॉय का मतलब होता है वर्कर और स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट। तो देखिए ये तीनों आ जाते हैं और ये तीनों किसमें है, इनपुट में। अब देखिए इनके और इनपुट में क्या जाएगा, कॉन्टेक्ट आ जाएगा, टेक्नोलॉजी आ जाएगी, मार्केट आ जाएगा, पावर आ जाएगी और आइडियोलॉजी आ जाएगी। तो ये सारे क्या होते हैं, इनपुट्स होते हैं जो इनके द्वारा लगाए जाते हैं। अब देखिए फिर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, बार्गेनिंग होती है, काउंसिलेशन होती है, आर्बिट्रेशन होता है, लेजिस्लेशन होता है, जजमेंट्स होते हैं ना। तो ये सब जब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है तो फिर आउटपुट क्या आता है, रूल्स आ जाते हैं। फिर इन्हीं रूल्स को हम फॉलो करके जो रिलेशनशिप है उसको मजबूत करते हैं। अब हमारा लास्ट मॉडल है मार्क्सिस्ट मॉडल। देखिए जो मार्क्सिस्ट मॉडल था ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था और आपने कार्ल मार्क्स का नाम तो सुना ही होगा, ये काफी फेमस नाम है और ये इन्होंने अपनी कई सारी थ्योरीज दी हैं, उसमें से ये एक थ्योरीज है। तो देखिए कार्ल मार्क्स का कहना था कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है ना, इसमें क्या होता है, इनइक्वालिटी होती है। कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या होता है, जो भी कैपिटलिस्ट होता है ना, यानी जो पूंजीपति होता है, जिसके पास सारी पावर होती है, जिसके पास काफी ज्यादा पैसा होता है, जो पूंजीपति होता है वो क्या करता है, जो भी वर्कर्स होते हैं, जो भी श्रमिक होते हैं, उनका शोषण करता है, उनपे अपना वो शोषण करता है, उनका उनको मनमानी करता है, उनको कम वैगेज देता है ना, मतलब कम वेतन देता है, अपनी मनमानी करता है। तो ऐसे में कार्ल मार्क्स का कहना है कि जो ट्रेड यूनियन है, वर्कर कोलैबोरेशन है, ये क्या करता है, पॉजिटिव डेवलपमेंट करता है। इनके लिए, वर्कर्स के लिए, जो श्रमिक होते हैं, जो काम करते हैं ना, उनके लिए जो ट्रेड यूनियन है काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि उनके लिए जो ट्रेड यूनियन है ऐसे वर्करों के लिए जिनका शोषण किया जाता है, उनके लिए आवाज उठाता है। तो देखिए जो कार्ल मार्क्स है वो अपने मार्क्सिस्ट मॉडल में बताते हैं कि जो पूंजीपति होते हैं, जो कैपिटलिस्ट होते हैं, सारा अपना फायदा देखते हैं और वर्कर्स का फायदा नहीं देखते हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं, वो जो वर्कर्स होते हैं उनका शोषण करते हैं और जो जितना भी फायदा होता है ना सारा खुद ले लेते हैं। ये तो हो गए हमारे 4 मॉडल। तो एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, पहला क्या था हमारा, यूनिटरी मॉडल। यूनिटरी मॉडल में सारी पावर एक जने के पास होगी, किसके पास, मैनेजमेंट के पास। फिर अगला क्या था, प्लूरलिस्ट मॉडल। इसके में क्या होगी, जो पावर है वो बटी होगी, किसके पास, मैनेजमेंट के पास और ट्रेड यूनियन के पास, आधी आधी पावर बटी होगी। अगला हमने पढ़ा डैनलॉप के बारे में, इन्होंने क्या बताया कि 3 एजेंट होते हैं, कौन, मैनेजमेंट, वर्कर और गवर्नमेंट। इन तीनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप होता है ये इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप को बताता है। फिर लास्ट क्या था हमारा, मार्क्सिस्ट मॉडल। मार्क्सिस्ट मॉडल में उन्होंने बताया कि जो पूंजीपति होती है, ये जो जो वर्कर्स होते हैं उनका शोषण करते हैं, सारा फायदा खुद ले लेते हैं, वर्कर्स को कुछ नहीं देते हैं। तो ऐसे में जो ट्रेड यूनियन है, वर्कर वर्कर कोलैबोरेशन है, वो इनके लिए क्या हेल्पफुल करते हैं, उनकी मदद करते हैं वर्कर्स की। तो आई थिंक आपको पूरा ये चारों मॉडल समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अब हमारा अगला टॉपिक है रोल ऑफ मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब हम देखेंगे कि आखिर जो मैनेजमेंट है उसका रोल क्या होता है इस रिलेशनशिप में। तो देखिए मैनेजमेंट का काम क्या होता है, आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट देना जिसमें आप वर्क कर सके, कार्य कर सके, आपको एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट देना जिसमें आप अपनी पूरी एफर्ट के साथ काम कर सकें। देखिए जब भी कोई वर्कर काम कर रहा है तो उसको ऐसा ना लगे कि वो कंपनी के लिए काम कर रहा है, वर्कर को हमेशा ऐसा महसूस होना चाहिए कि वो अपने लिए काम कर रहा है, मतलब जो वो काम कर रहा है उसमें उसी का फायदा है। तो जो मैनेजमेंट होती है उसको ऐसी अपॉर्चुनिटीज बनानी चाहिए, है ना, ऐसे ऐसे मतलब स्कीम्स बनानी चाहिए, ऐसे गोल्स सेट करने चाहिए कि जो भी वर्कर है वो उसमें पार्टिसिपेट करे और उसको क्या अचीव करे अपने गोल्स को, जिससे क्या होगा कि उसी का फायदा होगा। ऐसे रिवॉर्ड्स रखने चाहिए ना कि अगर आपने ये गोल अचीव कर लिया तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। तो ऐसे क्या जो वर्कर्स है वो अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे, है ना, काम करने में। और देखिए जो मैनेजमेंट होता है उसका अगला रोल है कि वो ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम स्टैब्लिश करे जिससे क्या है, जो एम्प्लॉइज है उनकी कोई भी समस्या, उनका कोई भी फीडबैक है उनके पास आसानी से पहुंच जाए, उनको ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना चाहिए। तो देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय है उसने आज कंप्लेंट डाली और जो मैनेजमेंट है उसको 10 दिन बाद मिल रही हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब उनको क्या है, कम्युनिकेशन जो गैप है उसको खत्म करना चाहिए और ये पूरा सिस्टम को प्रॉपर मैनेज करना चाहिए। और देखिए जो मैनेजमेंट होती है उसको अपने एम्प्लॉइज का ध्यान रखना चाहिए, अगर उनकी कोई भी जरूरत है, उनको कोई भी ऐसी मशीन की जरूरत है तो उनको मशीन प्रोवाइड करवानी चाहिए, उसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन देना चाहिए कि कैसे मशीन काम करती है ना। अब मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है उसको बाइक चाहिए, कि मतलब उसका ट्रैवलिंग का काम है, तो जो मैनेजमेंट है उसको अपनी तरफ से एक बाइक दे सकती है। मान लीजिए कोई ऐसा एम्प्लॉय जिसको दिन भर क्या कॉलिंग करनी रहती है, तो उसको ऐसी सिम दे सकती है जिसमें क्या फ्री कॉलिंग हो। तो ऐसे करके जो मैनेजमेंट है वो अपनी एम्प्लॉयज की जरूरतों को आइडेंटिफाई करके उनको सॉल्व कर सकती है। और देखिए जो मैनेजमेंट है उसको अपने जो लोग हैं ना, अपने लोगों को एक लीडरशिप प्रोवाइड करवानी चाहिए, जिससे जो लोग हैं ना वो इधर उधर भटके ना और एक एक फोकस वे में क्या अपना एफर्ट कर सके, अपना एक लीडरशिप में क्या अपना काम कर सके। अब हमारा अगला टॉपिक है रोल ऑफ स्टेट इन इंडस्ट्रियल रिलेशन। यहाँ पे देखिए स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट का क्या काम होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन में। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम तो यही होता है रूल और रेगुलेशन बनाना, ताकि जो भी मैनेजमेंट है वो अपने एम्प्लॉयज का शोषण ना कर सके।
तो देखिए इंडिया में जो स्टेट है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर ये देखिए रूल और रेगुलेशन ना बनाएंगे तो जो वर्कर्स है ना उनका शोषण किया जाएगा। फिर ऐसे में क्या होगा कि वो विद्रोह हो सकता है, डिस्प्यूट्स आ सकते हैं रिलेशन में, है ना। तो ये जो इंडिया में क्या होता है, स्टेट का क्या काम होता है, ऐसे कानून बनाना ताकि जो लेबर्स है ना उनका शोषण ना हो सके, है ना। और एक फिक्स टाइम बनाना कि आप इतने घंटे तक इतना काम करेंगे, और एक मिनिमम वेजेस तय करना कि आपको इस काम के कम से कम इतने पैसे तो मिलेंगे। तो ये सब रूल और रेगुलेशन स्टेट का काम होता है, ये सारे रूल और रेगुलेशन को बनाना। अगला हमारा टॉपिक है रोल ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडस्ट्रियल रिलेशन। देखिए ट्रेड यूनियन का जो क्रूशियल रोल है वो क्या है, मेंटेनिंग स्मूथ इंडस्ट्रियल रिलेशन, यानी जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है उसको स्मूथ बनाए रखना। क्योंकि जो ट्रेड यूनियन होती है, देखिए जो वर्कर्स होते हैं ना उनकी आवाज उठाती है। देखिए इसका जो मेन काम होता है ट्रेड यूनियन का, वो क्या काम होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग करना। मतलब जो वर्कर्स के जो अधिकार है ना, मान लीजिए वर्कर्स को कम सैलरी मिलती है तो उनको ज्यादा सैलरी मिले तो ट्रेड यूनियन उनको ज्यादा सैलरी के लिए बातचीत करती है, आवाज उठाती है ना, आंदोलन वगैरह करती है। और देखिए ट्रेड यूनियन क्या करती है, किसी भी लेबर का, किसी भी वर्कर का शोषण होने से रोकती है। कोई भी जो पूंजीपति है, कोई भी कैपिटलिस्ट है, कोई भी मैनेजमेंट है, अपने वर्कर का, लेबर का, एम्प्लॉय का वो शोषण नहीं कर सकता, उसको एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकती। ट्रेड यूनियन इसके खिलाफ आवाज उठाती है। और देखिए जो ट्रेड यूनियन होती है जब भी मैनेजमेंट के साथ बार्गेनिंग करते हैं तो वो एक पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं जो है गिव एंड टेक, यानी देना और लेना। पॉलिसी को अडॉप्ट कर लेते हैं तो इससे क्या सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो देखिए जो ट्रेड यूनियन होती है वो दोनों को अच्छे से समझती है, मैनेजमेंट और वर्कर्स। तो ट्रेड यूनियन क्या करती है, दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन स्टैब्लिश करती है। जो वर्कर्स की जो भी प्रॉब्लम होती है, डिमांड होती है, मैनेजमेंट तक पहुंचाती है और उनसे सोल्यूशन निकलवाती है मैनेजमेंट से। और अगर मैनेजमेंट भी कुछ चाहती है, वर्कर्स नहीं मानते हैं, तो अगर वो वर्कर्स के फायदे के लिए, तो वर्कर्स को मनाती है कि आपके लिए फायदेमंद है। तो मतलब ट्रेड यूनियन का काम क्या है, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना। तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं पर हमारा ये जो पहला यूनिट है खत्म होता है। अब हमारी 2 यूनिट और बची हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिसके पास भी ये सब्जेक्ट है। और देखिए ये जो सब्जेक्ट है ये सबके लिए है, भले ही वो ड्यू सोल का है, इग्नू का है, रेगुलर का है ना, एनसी वेब का है, या किसी भी और यूनिवर्सिटी का है। जिसके पास भी सब्जेक्ट है वो इससे पढ़ सकता है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जरूर विजिट करें, ठीक है। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। तो मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।